Assalamu alaikum students of 9th class. I hope you are fine and paying good attention on your studies. बेटा आई एम अब्दुल जब्बार और आज मैं आपको असाइनमेंट नंबर 10 जो आपको मिली है उसके सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स को स्टडी करेंगे और उनको समझेंगे. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. हमारे पास पहला सवाल है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड राइट इट्स फार्मूला. बेटा सबसे पहले इसमें आपको जो वर्ड फ्यूजन है इसके बारे में बताता हूं कि फ्यूजन क्या है और देन हम आंसर की तरफ जाएंगे. बेटा फ्यूजन का मतलब होता है कि सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना बाय एडिंग हीट. तो अब हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बेटा latent heat of fusion is heat energy required to change unit mass of substance from solid to liquid state at its melting point without change in its temperature is called its latent heat of fusion and it is denoted by HF. अब आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये है कि एक यूनिट मैस सॉलिड सब्सटेंस का उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बेटा इसमें एक और बात भी है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए सॉलिड जो हीट अब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग दिस टाइम सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करता. फॉर एग्जांपल आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वाटर में चेंज होना स्टार्ट होती है तो आइस का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म वाटर में बनने के दौरान जो हीट वो अब्जॉर्ब करेगी उस अब्जॉर्ब्ड हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे और उस दौरान टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा आपके पास इसका फार्मूला पूछा गया है तो फार्मूला इसका ये है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी HF इज इक्वल टू चेंज ऑफ हीट. जो आप हीट चेंज कर रहे हैं उसको इसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड डिवाइडेड बाय मैस यानी जितना मैस है उस सब्सटेंस का. ठीक है, इसी फार्मूले से हमने ये सेकंड फॉर्म बनाई है. ये यहाँ पर मैस यहाँ डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये फार्मूला इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट जो है वो जूल पर केजी है. जैसे हीट की यूनिट जूल है और मैस का यूनिट किलोग्राम है तो ये आपके पास यहाँ से यूनिट ड्राइव कर लिया जूल पर केजी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड राइट इट्स फार्मूला. अब बेटा इसमें हम वर्ड वेपोराइजेशन को पहले समझते हैं कि वेपोराइजेशन क्या है. वेपोराइजेशन ये है बेटा कि लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज होना यानी लिक्विड का गैस में तब्दील होना वेपोराइजेशन कहलाता है. अब जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है कि अगर आप किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर हीट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बाद जब उस लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो जो लिक्विड को हीट अप किया जा रहा है अब उस हीट से लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि लिक्विड की स्टेट चेंज हो जाएगी यानी वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाएगा. तो बेटा यही आंसर यहां लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैसेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट without any change in its temperature is called its latent heat of vaporization. अब बेटा मैं इसकी एग्जांपल दे दूं आपको कि जिस तरह वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हीट करेंगे तो अब वाटर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा लेकिन वाटर की स्टेट चेंज हो जाएगी और वो वेपर स्टेट में चला जाएगा यानी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो बेटा यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम HV से डिनोट करेंगे और फार्मूला इसका इस फॉर्म में लिखा जाएगा HV इज इक्वल टू चेंज ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी डिवाइडेड बाय मैस. और इसी फार्मूले की जो सेकंड फॉर्म है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यानी मैस यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दें तो इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. ठीक है, और नेक्स्ट बेटा इसका यूनिट आ जाता है तो यूनिट आपके पास है जूल पर केजी. जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हीट का यूनिट जूल है, मैस का यूनिट किलोग्राम है तो यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूनिट बन जाता है जूल पर केजी. तो बेटा इस क्वेश्चन के आंसर में ये तीनों बातें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए यानी उसकी डेफिनेशन जो यहाँ पर मेंशन है प्लस उसका फार्मूला और उसके साथ एंड पे यूनिट भी बताना है. इज इट क्लियर?
अब बेटा हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है कि डिफाइन एवेपोरेशन एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स एवेपोरेशन डिपेंड्स। अब बेटा ये एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये बड़ा सिंपल सा है कि वाटर की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एस्केप आउट होके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एवेपोरेशन का। अब वो एस्केप आउट होते क्यों हैं, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन बेटा इंटरनल एनर्जी है। आपको पता है कि वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है और वो सरफेस पर मौजूद होते हैं, वो सरफेस के ऊपर से एस्केप आउट होते हैं और उनके एस्केप आउट होने के प्रोसेस को ही हमने एवेपोरेशन का नाम दिया है। ठीक है, सो यही डेफिनेशन यहां पर मेंशन है। एवेपोरेशन इज अ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यानी गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, यानी इस हीटिंग के बगैर, हीट किए बगैर जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं उनका वेपर फॉर्म में चेंज होके एटमॉस्फेयर में शामिल होना, that is called evaporation and evaporation take place at all temperature। ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने एक डिश के अंदर थोड़ा सा वाटर लिया, आप उसको रख दें, कुछ टाइम के बाद वो वाटर डिसअपियर हो जाएगा। वो वाटर कैसे डिसअपियर हुआ कि वो जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल थे वो एस्केप आउट हो गए और इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया एवेपोरेशन का। ठीक है, और उसके बाद बेटा एवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी कुछ ऐसे अवामिल हैं जिनके बढ़ाने से एवेपोरेशन का रेट आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे भी एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि गर्मियों के अंदर जो कपड़े हैं, गीले कपड़े, वो जल्द खुश्क हो जाते हैं बनिस्बत सर्दियों के। उसकी रीजन टेम्परेचर ही है। गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एवेपोरेशन का रेट भी फास्टर होता है। ठीक है, और सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन भी स्लो होता है। नेक्स्ट बेटा सेकंड इसका फैक्टर है सरफेस एरिया, यानी जितना ज्यादा एरिया वाटर को या लिक्विड को मिलेगा उतनी ज्यादा एवेपोरेशन होगी। इसकी पीछे रीजन ये है कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को सरफेस के ऊपर आने का चांस मिलेगा और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होंगे एवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा इजीली और फास्टली होगी। नेक्स्ट बेटा विंड है, यानी हवा जो है, हवा भी रेट ऑफ एवेपोरेशन को फास्ट करने में हेल्पफुल होती है। किस तरह हेल्पफुल होती है कि वो मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर होते हैं और दे आर जस्ट टू एस्केप, उनको हवा जो है वो इजीली हेल्प आउट करती है एस्केप होने में और इस तरह नेक्स्ट मॉलिक्यूल को चांस मिल जाता है सरफेस के ऊपर आने में और रेट ऑफ एवेपोरेशन फास्टर होता है। इसकी बेटा मैं एग्जांपल आपको ये दे दूं कि फॉर एग्जांपल विंटर के अंदर आपका जो यूनिफॉर्म है अगर वो गीला है और उसको खुश करने के लिए बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि हम एक रूम में रख के पंखा चला देते हैं तो वो जल्दी खुश्क हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, उसके पीछे यही रीज़न है कि वो जो एयर होती है वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को हेल्प आउट करती है एस्केप होने में और इस तरह जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो फास्टर होता है। नेक्स्ट बेटा आप आ जाएं, लास्ट फैक्टर है इसका नेचर ऑफ लिक्विड, यानी एवेपोरेशन जो है वो लिक्विड की खुसूसियत पे भी डिपेंड करती है, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल वाटर जो है और सिपरेट ये एक ही रेट पर एवेपोरेट नहीं होते। सिपरेट एवेपोरेट फास्टर देन वाटर। उसके पीछे रीजन ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैवियर होते हैं एज कंपेयर टू सिपरेट, तो इस तरह नेचर ऑफ लिक्विड भी जो है एवेपोरेशन के ऊपर असरअंदाज होती है कि लिक्विड किस किस्म का है। जैसे आपको पता है कि पेट्रोल जो है अगर उसकी बोतल को ओपन करके रखा जाए तो वो जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। एवेपोरेट वाटर भी होता है लेकिन दोनों के एवेपोरेशन रेट में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? ड्यू टू नेचर ऑफ द लिक्विड। इज इट क्लियर? सो बेटा ये 3 क्वेश्चन है आपके आज के लेक्चर में और आपने ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये नीट शीट के ऊपर प्रॉपरली जिस तरह आप पेपर करते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने इनको पेपर के ऊपर नोट करना है विद हेडिंग्स और प्रॉपर इसको आपने लिखना है। ठीक है, इसी तरह आपके पेपर में बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से लेके और नेक्स्ट लास्ट थर्ड क्वेश्चन तक ये आपने लिखने भी हैं नोटबुक के ऊपर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको लिख के दिए हैं और इनको याद भी करना है। इट्स ओके। अल्लाह हाफिज़।